Hello everyone, so welcome back to our daily dose series and topic for the today will be the SEBI Act and only the miscellaneous provisions. ठीक है, और ये अपना लास्ट वीडियो रहेगा फॉर द ओल्ड कोर्स वालों के लिए, बट न्यू कोर्स वालों के लिए LODR रेगुलेशंस पेंडिंग रहेंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करके चलेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, सबसे पहला जो टॉपिक है मिसलेनियस में वो है सेक्शन 16 जो कि बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सॉरी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डायरेक्शन इशू कर सकती है, बट देखने वाली बात ये कि प्रोवाइडेड द बोर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन व्यू बिफोर एनी डायरेक्शन इज बीइंग गिवन अंडर दिस सबसेक्शन। तो कहने का मतलब है फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, बट वो बोर्ड से अपना एक ओपिनियन लेगा कि भैया तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुम्हें, और जो भी डिसीजन होगा फाइनल वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द बोर्ड, जिस तरह अभी RBI ने येस बैंक में पूरा का पूरा बोर्ड सुपरसीड कर लिया था, ठीक उसी तरह बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है। तो रीज़न क्या रहेंगे वही जस्ट एज यूजुअल यू गाइस नो, ऑन अकाउंट ऑफ द इमरजेंसी, या फिर बोर्ड हैज़ प्रेजेंटली मेड डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर डिफॉल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस एंड ड्यूटीज, या फिर सर्कमस्टांस एग्जिस्ट विच रेंडर इट इज नेसेसरी फॉर इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट वाला डाल देना। उसके बाद डिफ़ॉल्ट इन द फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डिफ़ॉल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द, जो भी ड्यूटीज़ एक्ट की थी वो सब डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेव इमरजेंसी द बोर्ड इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस एंड द ड्यूटीज़। तो इन दैट केस बोर्ड यहाँ पे आके सुपरसीड कर लेंगे। इफेक्ट क्या होगा, जितने मेंबर्स होंगे दे हैव टू वैकेंट देयर ऑफिस, ऑल द फंक्शन एंड पावर अब किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, एंड ऑल द प्रॉपर्टी जितने भी है वो बेसिकली किसके पास रहेगी, अंटिल द बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका फिर से, और इन सच केस एनी पर्सन और पर्सन हु हैज वैकेंटेड देयर ऑफिस शैल नॉट बी डीम्ड डिस्क्वालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। उनको ऐसा नहीं कि भैया ये जो बंदे पुराने थे ना उनको तो डिस्क्वालीफाइड है, वो तो डीम डिस्क्वालीफाइड, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली जो कल्प्रिट है जिसके कारण ये सारा का सारा ड्रामा हुआ है वही डिस्क्वालीफाइड होंगे, सारे के सारे डीम डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। अब तक कंप्लीट रिपोर्ट एंड द एक्शन, जो भी आप ये क्यों किया, इसकी जो भी रिपोर्ट थी, क्या क्या एक्शंस, क्या क्या वजह से जो भी था उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, और क्या उन्होंने एक्शन लिए उसकी भी पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बनेगा, और वो पार्लियामेंट में इट विल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट अर्लीस्ट। और अब बात करते हैं सेक्शन 18, ये नया सेक्शन, अब यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न। इन दैट केस क्या बोल रहा है, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न एंड द रिपोर्ट बाय द बोर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बोर्ड ने पूरे साल में क्या काम किया, क्या प्रोग्राम्स करवाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बना के देगा हर साल। ठीक है, अब वो कब देनी है, विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज यहाँ पे लिखा रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो कब देना, विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जब भी खत्म होगा 90 दिन जैसे खत्म होंगे उसके विद इन यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में इट विल लेट इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब आता अपील, ये जब सेट नहीं हुआ करता था तब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील जाती थी, तो अब इसको इतना पढ़ना कोई नेसेसरी नहीं है, ये कुछ खास नहीं, नथिंग टू स्टडी। अब ये आता है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली पहला पॉइंट हमने ये पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल रिवीजन हो जाएगा फिर से एक बार और। तो इसमें ये लिखा है कि नो ऑर्डर शैल बी पास बाय द बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, नो ऑर्डर पास बाय द बोर्ड या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अपीलेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 15T जो कि सेट वाला, और सेक्शन 20 जो कि अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पढ़ा था। तो अपीलेबल ऑर्डर, तो अपील किसके खिलाफ हो सकती है, एक सेट में जाएगी और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, पर जो कि अभी नहीं है। ठीक है, अब आता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द बोर्ड और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू पास एनी ऑर्डर्स। बेसिकली कोई सिविल कोर्ट यहाँ पे आके कोई ऐसा भी प्रोसीडिंग केस नहीं करेगा जो कि बोर्ड और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑथराइज है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी कोर्ट का। ठीक है, उसके ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोर्ड की जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोई भी कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। ठीक है, और जो ऑर्डर वो पास कर रहे हैं वो उनके अपने हिसाब से, और उसके अगर अपील करना है तो सेट में जाओ। ठीक है, अब द मेंबर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, इसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं। और अब तक प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन, यहाँ पे प्रोटेक्शन किसको मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बोर्ड, और कोई भी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी मेंबर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड, इनको बेसिकली इनको प्रोटेक्शन मिल रही है किस बात के लिए, कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी इनके खिलाफ अगर वो काम करते हैं इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। एक्ट के हिसाब से उन्होंने सारे काम किए, तो इन दैट केस
इनके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग कोई भी सूट्स वगैरह फाइल नहीं होने वाले, ठीक है। तो उनको ये प्रोटेक्शन दी गई है, उनके एम्प्लॉयज़, उनके ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बोर्ड को। अब आता ऑफेंस, बेसिकली कहने का मतलब विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अवार्ड ऑफ द पेनल्टी बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन, कोई पर्सन कॉन्ट्रावेन करता है या अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेन करता है, ठीक है, तो इन दैट केस ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ये इम्प्रिजनमेंट याद रखना कितनी, 10 साल की मैक्स टू मैक्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन अप टू 25 करोड़ मैक्सिमम एंड और बोथ, तो मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है इफ अ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी, यहाँ क्या बोल रहा है, पे टू पे, वो पेनल्टी पे नहीं कर पाया बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ इट्स डायरेक्शन, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ, मतलब कम से कम 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी, बट मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स, और फाइन कितना होगा, अब विच शैल नॉट एक्सीड 25 करोड़ या फिर बोथ। तो यहाँ पे याद करने वाला 10, 25 और 10, 25, और बट जब अगर पेनल्टी पे नहीं करोगे तो कम से कम 1 महीने की जेल है, प्लस अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन अप टू 25 करोड़ और बोथ। चलो अब आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन देखो कब होता है, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मैंडेट नहीं है। अगर वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, जो भी हरकत आपने करी, जो भी गुनाह आपने करा है, उसमें इम्प्रिजनमेंट होना तय था, उसके एक्ट में मैंडेट है, मतलब अगर आपने ये घटिया काम किया तो इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, तो इन दैट केस आप कंपोजिशन में जाओगे। या फिर कोई भी ऐसा काम किया आपने जिसमें इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों के दोनों है, मतलब इम्प्रिजनमेंट उसमें आना ही आना है, तो वहाँ पे कंपोजिशन नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी ऑफेंस है सब पे आपका कंपोजिशन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है 24B, जो कि बात करता है इम्यूनिटी की। जिस तरह डॉन मूवी में हम शाहरुख खान इम्यूनिटी की बात करता है कि उसे इम्यूनिटी दे दो, और जितने भी वो डॉन है, जितने भी जो भी अंदर है, उनको वो गिरफ्तार करवाएगा, उनके खिलाफ एविडेंस भी आपको सबमिट कराएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि इसने जिस बंदे जो कल्प्रिट है उसने पूरा का पूरा डिस्क्लोजर दे दिया, उसने पूरे के पूरे एविडेंस सही दिए हैं, और वो उसे इम्यूनिटी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना डॉन की मूवी में, तो ठीक उसी तरह अगर उसको लगता है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो कि फुलफिल एज इट मे थिंक, वो इम्यूनिटी ग्रांट कर सकती है। एक्सेप्शन, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर नो इम्यूनिटी शैल बी ग्रांटेड, no immunity shall be granted by the central government in case where the proceeding of the prosecution for such offence has been instituted before the date of receipt of the application for the grant of immunity। जब आपकी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन हुई, इम्यूनिटी ग्रांट कर ली, उससे पहले उससे पहले आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी, तब आपको इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली है। ये इम्यूनिटी जो मिलनी है बेसिकली प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड रिकमेंड करेगा भाई इसको इम्यूनिटी दे दो, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। फाइनल डिसीजन किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। विड्रॉल ऑफ इम्यूनिटी ग्रांटेड जिस पर्सन को दी थी, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन ने हैज नॉट कंप्लाइड विद द कंडीशन, जिस कंडीशन पे उसको इम्यूनिटी दी गई थी वो कंडीशन उसने फुलफिल नहीं करी है, प्लस जो भी एविडेंस इसने सबमिट किए थे वो फॉल्स थे, तो इन दैट केस वो इम्यूनिटी विड्रॉ कर लेगा, और जो भी एप्लीकेबल लाइबिलिटी उसके ऊपर है, पेनल्टी ऊपर है, वो उसके ऊपर लगा देंगे बाद में। कॉग्निजेंस, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, एक्सेप्ट एज मे बी मेड बाय द बोर्ड। तो अब एक स्पेशल कोड बनाया गया सेक्शन 26 के 1, ये बात करता है बेसिकली स्पेशल कोड जो कि स्पीडी ट्रायल के लिए है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोड बनाएगा फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल। सब 2 पॉइंट इसमें देखने वाले, एक तो कंपोजिशन में आपको क्या देखना है बेसिकली, यहाँ पे सिंगल जज होगा, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल जज है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विद कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट within whose jurisdiction the judge to be appointed is working, ठीक है। अब आता क्वालिफिकेशन सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ लो। इमीडिएटली बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग द ऑफिस ऑफ ए सेशन जज और या एडिशनल सेशन जज, अगर वो अपॉइंटमेंट से पहले अगर वो होल्ड करता है कोई भी सेशन जज का ऑफिस या फिर एडिशनल सेशन जज का ऑफिस, तो इन दैट केस वो क्वालिफाइड है, एल्स डिसक्वालिफाइड। ऑफेंस यहाँ पे जो ट्रायलेबल होंगे वो सारे के सारे ऑफेंस है, ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख लो, वेयर देयर आर मोर स्पेशल कोड देन वन फॉर सच एरिया, देन इन दैट केस वन ऑफ देम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इन दिस बिहाफ बाय द स्पेशल कोर्ट कंसर्न। तो स्पेशल कोर्ट इसमें एक कोई भी कोर्ट को बोल देगा भाई तू ये केस को संभाल ले, ठीक है। अब आता अपील एंड रिविजन, बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब आते मेन कोड ऑफ, इसमें भी कुछ खास नहीं है। जो स्पेशल कोड का क्या प्रोसेस रहेगा, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो भी रहता है वो सिंपल प्रोसेस, में कुछ पढ़ने वाला है नहीं यार, एग्जाम के हिसाब से भी नहीं है।
बट हाँ एक चीज यहाँ पे देख लो, द पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन रेफर टू इन दिस सबसेक्शन शैल हैव इन अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। जो पर्सन जो प्रोसिक्यूट करेगा वो एडवोकेट कौन सा होगा, वो बंद एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस है, पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, या फिर शुड हैव होल्ड अ पोस्ट शुड हैव हेल्ड अ पोस्ट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 5-7 years अंडर द यूनियन और स्टेट रिक्वायरिंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये 7 years वाली बात यहाँ पे याद रखना। ओके मैं लिख देता हूँ। अब द ट्रांजिशनल प्रोविजन नथिंग इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, अब बात ऑफेंस बाय द कंपनी। देखो छोटा टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं। ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी, तो जो भी इसके ऑफिसर है हु वाज इन चार्ज या फिर रिस्पॉन्सिबल है shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and shall punish accordingly। but अगर वो पर्सन प्रूव कर देता है कि the offense was committed without his knowledge or he has exercised all his due diligence to prevent the commission of such offense, in that case वो बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का मतलब है तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फर्म का मतलब है पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके जो पार्टनर है वो डायरेक्टर की जगह आएंगे। ठीक है, अब द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अगर इफ ए पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड ऑफ द बोर्ड फॉर द रिफंड ऑफ मनीज और फेल टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन, जो भी है इसमें वो बेसिकली फेस ड्यूटी वगैरह पे नहीं कर पा रहा। अब आती वसूली की बात, सीधी बात तो ये है कि वसूली होगी। अब वसूली कैसे होगी, वो अटैचमेंट ऑफ द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे याद है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल अटैचमेंट हो रहा है, अब यहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल एंड अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, नाउ अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट्स हो गया। ठीक है, अरेस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे बिल्कुल सही सुना आपने, अरेस्ट भी हो सकता है एंड डिटेंशन इन प्रिजन। ठीक है, अब क्या पता है कि आपका बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है यार, 10 लाख के पेनल्टी के लिए करोड़ों का बिजनेस थोड़ी सेल करेंगे, तो क्या करेंगे, एक रिसीवर अपॉइंट कर देंगे और 10 लाख की वो वसूली करके फिर वहाँ से उसको हटा के उसका बिजनेस को छोड़ दे देंगे वापस। एनीवे, अब आता है, अब यहाँ मेन चीज़ ये देख लो कि आपने कोई भी पर्सन जिसके हाथ में वो मूल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर बैंक अकाउंट है, शैल इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी और मनीज, क्या बोल रहा है, वो पैसा भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा which has been transferred directly or indirectly on or after the date when the amount specified in the certificate became due। मतलब जितना अमाउंट उनको ड्यू था उस तारीख के बाद अगर मेरे पर फाइन लगता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चे या मैं अपनी वाइफ को, ठीक है, मैं अपने बच्चे, अपनी वाइफ या अपने पोते को, ठीक है, मैं अपनी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे, ठीक है, और मेरे मेरे पोते को, ठीक है, या मेरे बेटे की वाइफ को पत्नी, बेटे के हस्बैंड को ये इंक्लूड नहीं है, बेटे की वाइफ, ठीक है, वो इंक्लूड है, तो इनको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो वो चीज़ भी अटैच हो सकती है। ठीक है, तो क्या निकला देख लो, स्पाउस, माइनर चाइल्ड मतलब मेरे बेटे बेटी, और मेरी बहू मतलब मेरे बेटे की वाइफ, ठीक है, एंड सन्स माइनर चाइल्ड मतलब मेरे बेटे के बेटे, डेट इज मेरे पोते, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। इवन आफ्टर डेट ऑफ अटेनमेंट जो मेजोरिटी, अगर वो मेरा बेटा माइनर था जब ये मैंने उसको ट्रांसफ़र किया बट वो बाद में मेजर हो गया, तब क्या उससे छूट नहीं, तब भी वो इंक्लूड करके चलेगा और अटैच कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, अगर वो इनएडुकेट कंसिडरेशन है। ये बात याद रखना कि इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, अगर ट्रांसफर फॉर एडुकेट कंसिडरेशन तब कोई बात नहीं है यहाँ पे। चलो, जो भी है वो असिस्टेंस ले सकता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब जो भी इनकम टैक्स के प्रोसीजर आप सबको पता है, ये सब तो कुछ जरूरी नहीं है। अब आता पावर टू मेक रूल्स, सीजी क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, और सेबी क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा, अपना रेगुलेशंस बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाती है बेसिकली रिलैक्स टू टर्म्स ऑफ द ऑफिस, कोई भी एडिशनल फंक्शन दैट मे बी परफॉर्म बाय द बोर्ड, द मैनर इन विच अकाउंट ऑफ द बोर्ड्स शैल बी मेंटेन, द मैनर एंड द इंक्वायरी, सैलरी अलाउंसेस किस तरह हैं, क्या कितने देने वगैरह वगैरह, द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन the form in which the appeal to be filed, the form and the manner in which written the reports to be made to the central government, और कोई भी अदर मैटर, इनके रिगार्डिंग रूल्स बना के दे सकती है बोर्ड को, भैया तुम्हें ये रूल से फॉलो करना है। अब बोर्ड क्या बनाती है, रेगुलेशंस, बोर्ड रेगुलेशन बनाएगी विच विल बी कंसिस्टेंट विद द एक्ट, बोर्ड बनाएगी यहाँ पे रेगुलेशन विच विल बी कंसिस्टेंट विद द एक्ट। चलो बात खत्म। और रेगुलेशन रिगार्डिंग द टाइम एंड द प्लेस ऑफ मीटिंग, भैया साल में कितनी मीटिंग करनी है, 4 मीटिंग करनी है, 4 मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम गैप रहेगा वो है 120 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, गैप जो 2 मीटिंग के बीच में है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये सारे रूल्स बना सकती है। टर्म्स एंड अदर कंडीशंस,
ये जो भी कैपिटल ट्रांसफ़र मैटर रिलेटिंग टू द इशू ऑफ द कैपिटल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह वगैरह, ये सब सारे फंक्शन है इसकी, बोर्ड्स के सभी के फंक्शन है, आप सब पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। दिस नथिंग एज सच, कुछ नया नहीं है इसमें। चलो, अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे इट विल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जैसे वो इट विल बी लाइक फॉर द अप्रूवल आएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें 3 चीज़ है, या फिर वो उससे सेट असाइड कर देगा भैया, कैंसिल, रद्द, ठीक है। दूसरा क्या कि उसको मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाई करेगा, और जो मॉडिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन है वो मॉडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जैसा उन्होंने दिया उसको वैसे इट इज अप्रूव कर दिया, तो इन दैट केस वो अप्रूव मान लिया जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अगर ये पास नहीं होता है, ठीक है, तो उससे पहले के जो काम किए हुए हैं, मतलब क्या होता है कि रूल्स आज बना 2-3 महीने के बाद पार्लियामेंट में वो आई, ठीक है, सेशन में पार्लियामेंट, तो उसके बाद उसमें वो अप्रूवल के लिए गए, बट 2 महीने पहले उस रूल्स एंड अकॉर्डिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो काम हुआ वो इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है। एनी सच मॉडिफिकेशन और एनरोलमेंट शेल विदाउट प्रेजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन, ये सब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से पावर, दे हैव द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कि एक्ट में ये लिखा था, अब इसके हिसाब से इसको गलत इंटरप्रिटेट किया गया, तो ये हम नोटिफिकेशन डाल के इसको क्लैरिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है कि ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट ये कि पावर प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 5 साल वाली कंडीशन याद रखना है, 5 साल के बाद जो भी उन्होंने लिखा है तो उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, जब भी वो आता है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड एज सुन एज बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर रीच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब बता वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर मुझे किसी स्टेट से इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंडिया किसी यूएसए वाले जो कि वहाँ पे कोई बोर्ड है जो कि सभी की तरह काम कर रहा है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले रही है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो बेसिकली वो वैलिड माना जाएगा, और जो भी इसकी रेट्रोस्पेक्टिव या जो भी अमेंडमेंट चाहिए वो डीम टू भी मान लिया जाएगा अमेंडेड है। मतलब ये शैल वैलिड एंड इफेक्टिव एज इफ द अमेंडमेंट मेड टू द प्रिंसिपल एक्ट हैज़ बीन इन फोर्स ऑल द मटेरियल टाइम्स। तो ये था अपना शॉर्ट रिविजन, आई होप बहुत शॉर्टली मैंने किया हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जाते जाते थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय। और LODR रेगुलेशन हम अगली वीडियो में कवर करके चलेंगे, जो कि नए कोर्स के लिए एप्लीकेबल है और न्यू ओल्ड कोर्स वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो अब तक जितना भी था वो सारा का सारा एप्लीकेबल है दोनों के लिए, ओल्ड एंड न्यू। सो गाइज बाय बाय, and for any suggestion you can text me on social media handle, and to like share with your friends. Bye bye, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।